हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आवाज से थोड़ा सा लग रहा होगा कि जो है थोड़ा सा अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। थोड़ा मुझे हेडेक भी हो रहा है, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए। बट मुझे पता है फ्रेंड्स कि अब जो है आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। काफी सारे बच्चे नर्वस होंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जब वो अपनी नर्वसनेस में रहे ना, तब उनको लगे कि यार दारी सर ने हमें इतना पढ़ा दिया है कि अगर मान लो कि टीआरई 3 में नहीं भी हुआ या कुछ भी कम ज्यादा होता है, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ से रुक जाता है, तो वो अपनी इतनी हिम्मत भी ना हारे कि कुछ नहीं हुआ। उसको इतना रहे कि दानी सर ने हमें इतना पढ़ा दिया है कि हम टीआरई 4 जो है वो निकाल लेंगे। और इसी मैं मोटिवेशन को आप लोगों तक जो है फ्रेंड्स आपके अंदर में जनरेट करना चाहता हूँ। पूरी की पूरी जान लगा देंगे हम लोग आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो इस चीज को जो है इस अपने अंदर में मोटिवेशन जो है जनरेट कर पाए। जो पहली बार दे रहे हैं वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बच्चा भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था ना कि अंतिम जो पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, ठीक है, उस तक भी सारी चीजें पहुंचनी चाहिए, उसको भी हर चीज का मौका मिलना चाहिए। मैं भी उसी चीज में यहाँ पर मैं जो है चल रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के अंदर में। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों का 50% ऑफ है फ्रेंड्स, और आप लोग जानते हो कि आज जो है जितने भी बच्चे हैं वो लोग आज अगर आज तक ले लेते हैं, 13 तारीख है आज की, तो उनका जो 99 रुपीज वाला जो कोर्स है आपका एनसीईआरटी जो डू यू नो वाला, वो आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 850 प्लस बच्चों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक भी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। संविधान सभा के, तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे ये बता दीजिए आप सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा जो है फ्रेंड्स 1946 में बनी थी, ठीक है। तो उसके अंदर में जो है आपको पता है कि पहले 389 मेंबर्स थे, बाद में पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद में 299 मेंबर्स बच गए उसमें। तो संविधान सभा का कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो सलाह दे, ठीक है, उसको गाइड करे, आगे बढ़ाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बी एन राव, ठीक है, यहाँ पोल अभी तक आया नहीं है आप लोगों के पास में फ्रेंड्स, मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ कि बी एन राव जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, ये क्या थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, एडवाइजर थे, बी एन राव। ओके, तो आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बी एन राव वही व्यक्ति है। एक और चीज, आप लोगों में से जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जो पहले से देख रहे हैं लेक्चर को, ठीक है, उन लोगों को एक चीज पता होगी फ्रेंड्स कि बी एन राव जो है हमारे भारत के तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में जज बनने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। कितने लोगों को याद आ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में भारत की तरफ से पहली बार कौन गया था, ठीक है। भारत की तरफ से जो जज होते, कितने जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अच्छा चलो, आज जो है फ्रेंड्स, मैं शाम में जो है ना रात में एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की क्लास भी ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, एक छोटी सी क्लास सारे बच्चों के लिए, ताकि देखा जाए कि कितना आप लोग जो है वहां पर में पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो बी एन राव जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। और आगे में मैं जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा भी कि ये पहले जज बने थे, ठीक है। और उसके बारे में सारी जो भी चीजें है वो भी बता दूंगा आपको, क्योंकि उसके ऊपर में फ्रेंड्स 3 बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक आप लोगों के कौन से एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम्स के अंदर में। डिफरेंट काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जल्दी बताइए। और एक बार जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी से एक एक बार हर बच्चा शेयर कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, रिवीजन के क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताते जाएंगे यहाँ पर मैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में। तो काराकोरम और पीर पंजल रेंज के बीच में मैं आप लोगों को ना बताता हूँ यहाँ पर में, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ओके, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है काराकोरम रेंज। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये है काराकोरम रेंज। हमारे भारत के सबसे ऊपर वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ पर में है आप लोगों की लद्दाख, यहाँ पर में है झांसकर, और यहाँ पर में जो है आप लोगों की वो है पीर पंजल रेंज। उनके बीच में कितनी पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, पहले नंबर बताओ मुझे, ठीक है। पहले ये बताओ कि कितनी पर्वत श्रृंखला दिख रही है आप लोगों को, कितनी दिख रही है। 2 पर्वत श्रृंखलाएं इन दोनों के बीच में दिख रही है, काराकोरम और पीर पंजल के बीच में। एक है लद्दाख और एक है झांसकर,
ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजर, फिर धौलाधर है और फिर शिवालिक है। इसकी एक ट्रिक हमने बनाई थी, कल जाएंगे पीडीएस लेने, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ठीक है, जाएंगे से झांसकर बन जाता है, पीडीएस, ठीक है, पीर पंजल, धौलाधर और शिवालिक। इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई थी। अब यहां पर मैं आप लोग आंसर करोगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का फिर से। चलिए सभी लोग कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी से करते जाइए। यहाँ पर मैं कोर्स कैसे ले रहे हैं जानवी सरोज जी, देखिए नीचे में एक नंबर चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दोगे ना आप, तो टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी। ठीक है, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए आप, टीम बिल्कुल मदद कर देंगी आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों को हो जाएगा झांसकर, क्योंकि लद्दाख यहाँ दिया नहीं है, झांसकर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख और झांसकर आप लोगों ने देखिए बिना ऑप्शन के कई सारे लोग लद्दाख और झांसकर लिखा दे रहे हैं यहाँ पर में। ओके, 50% डिस्काउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। जितने भी लोग हैं, आज शीला जी आज जो है 50% डिस्काउंट का लास्ट डे है। ठीक है, तो आप बिल्कुल 50% डिस्काउंट के साथ में जा सकते हो आज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे सत्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। सत्रीय नृत्य किस राज्य के साथ में संबंधित है? सत्रीय नृत्य बताइए किस राज्य से संबंधित है। तो अगर मैं सत्रीय नृत्य की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट दी हुई है मैंने। ठीक है, आपको बताया कि भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कथक कली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों केरल से रिलेटेड है, मोहिनी अट्टम और कथक कली। और वही बात जब सत्रीय की आती है, सत्रीय डांस, तो ये आपका आसाम से है। ये आप लोगों ने याद करना ही करना है किसी भी कंडीशन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बार बार आपको इसीलिए याद करवा रहा हूँ ताकि आपको जब एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से लगा पाए। ठीक है, आसाम से रिलेटेड है सत्रीय नृत्य। ठीक है, तो ये क्लासिकल जो नृत्य है हमारे भारत के, उनमें से है ये। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब आप देखिए यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का, और ये आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में भी उपलब्ध है। जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ चुके हैं, उन लोगों को फ्रेंड्स ई बुक्स वाले सेक्शन के अंदर में और प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन के अंदर में सारी चीजें मिल चुकी होंगी। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? तो भारतीय कैबिनेट के अंदर में पहली महिला थी, पहली महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अब जो बच्चे वो बताएंगे मुझे कि कौन से वाला मंत्रालय इनको दिया गया था। मंत्रालय का नाम बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया था। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर, और इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। देखो क्या बताया था मैंने आपको, ट्रिक ट्रिक ये थी कि अमृत है ये, और अमृत से क्या होता है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। तो राजकुमारी अमृत को कौर को जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। इस तरीके से भारतीय कैबिनेट में पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ठीक है, कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को, बता दूं मैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें हम लोग। आप लोग इतने प्यार से पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, हमारे भारत की संविधान सभा के अंदर में, ठीक है, कितनी महिला थी? ठीक है, हमारे भारत की संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा के अंदर में गई थी चुनकर। ठीक है, उसमें से एक सरोजनी नायडू भी थी, जो बाद में जाकर उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला गवर्नर भी बनी। ठीक है, और पूरे भारत की। ठीक है, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, रेणुका रॉय, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित, जो है जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये। ठीक है, हंसा मेहता, और ये बाद में आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला जो है वो सभापति भी बनी थी, महासचिव। ठीक है, एनी मैसेकर्नी, लीला रॉय। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों से अगर मैं इंपॉर्टेंट वालों में पूछूं, जो वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, मतलब अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, जो एग्जाम में पूछते हैं, सुचिता कृपलानी, ये आप लोगों से पूछा जाता है, ये याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, सुचिता कृपलानी। ठीक है, तो कितनी महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर में? 15 महिलाएं थी, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए आप लोग, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति की एक सही विशेषता बताइए, वस्तु विनिमय पद्धति की।
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, ठीक है, मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड है और अलग अलग एग्जाम से जो पूछे गए क्वेश्चन है वो है। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारे सेब है, ठीक है, और इसके पास में एक मुर्गा है, आपको चाहिए मुर्गा, ठीक है, और इसको चाहिए सेब, तो आप अदला बदली कर लो, पैसे का इसमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। आपके पास में एक ऑरेंज है, आपने इसको दे दिया, जो केला था आपने ले लिया, ठीक है, तो अदला बदली कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है आप लोगों की, ठीक है, मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूज ऑफ मनी, मनी के बिना ही आप लोग जो है, पैसे के बिना ही गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हो। ओके, तो ये आंसर है। और आप लोगों को पता है कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल 43% लोगों ने। और ये एनसीईआरटी की डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है, और इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का डू यू नो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 99 रुपीज का कोर्स है, और आप लोगों के लिए जो बच्चे पेड में, उन लोगों के लिए ऑलरेडी फ्री, पूरा का पूरा फ्री रहेगा वो, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम जो है वो क्या होता है? एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी, मनी के बिना, ठीक है, धन की मध्यस्थता के बिना जो है वो जो आदान प्रदान होता है वो आप लोगों का है, ठीक है। चलिए, विदाउट यूज ऑफ मनी। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए सारी चीजें हैं, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, एक बार इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। 1300 के करीब बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहिए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग, और हर एक जगह पे फैला दीजिए सेशन को। नाउ फ्रेंड्स, देखिए, प्रार्थना समाज, इस पर क्वेश्चन आप लोगों का जीएस में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। प्रार्थना समाज ने कौन सा वाला अपना जो है वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ठीक है। पहली बात तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स पता होना चाहिए प्रार्थना समाज, इसके बारे में भी, ठीक है। जी, तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स 1867 के अंदर में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, बंबई के अंदर में। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद एमजी रानाडे, ये आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, ठीक है। इन्होंने कौन सा वाला न्यूज़पेपर निकाला था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से प्रार्थना समाज के द्वारा, तो सुबोध पत्रिका नामक जो है फ्रेंड्स, इन्होंने मुखपत्र स्थापित किया था, सुबोध पत्रिका, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को अलग से, मैंने उस क्लास के अंदर में पढ़ाया भी था, और बोला था कि जो भी चीजें छोटी छोटी इधर उधर से रहती है ना, कोने कापते में भी, ठीक है, वो भी आपने पढ़ना है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का? सुबोध पत्रिका। तो आगे भाई, सुबोध पत्रिका, ओके, सुबोध पत्रिका। तो प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 के अंदर में तुम्हारे चचा आत्माराम पांडुरंग और तुम्हारे मामा के लड़के एमजी रानाडे, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर की थी। तो आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे ने 1867 में कहां पर में इसकी स्थापना की थी? तो बंबई में इसकी स्थापना की थी, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था सुबोध पत्रिका। प्रार्थना समाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपकी 17th जो आपकी बीपीएससी होंगी ना, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैंक ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने कराया? देखिए, सिखों में 10 गुरु हुए, उनमें से कौन से गुरु थे जिन्होंने फ्रेंड सिखों ये हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य जो है शुरू करवाया था, ठीक है। तो हरमंदिर साहिब, जिसके ऊपर में बाद में राजा रंजीत सिंह, इन्होंने जो है गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ा दी थी, ठीक है। पहले ये सोने का नहीं था डायरेक्टली। हरमंदिर साहिब एक जो है फ्रेंड्स एक गुरुद्वारा बना था, उसके ऊपर में राजा रंजीत सिंह ने बाद में जाकर, उसके करीब 100 साल बाद जो है राजा रंजीत सिंह ने उसके ऊपर में सोने की परत चढ़वाई थी। बाद में फिर अंग्रेजों ने उसको गोल्डन टेम्पल बोलना स्टार्ट किया। तो हरमंदिर साहिब, जिसको आप लोग स्वर्ण मंदिर भी कहते हो, ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु अर्जन देव जी ने इसकी बनाने की शुरुआत की थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गुरु अर्जन देव जी के बारे में एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, गुरु अर्जन देव जी वही है जिनको जो है जहांगीर ने, ठीक है, मरवा दिया था, ठीक है। दो सिख गुरु है जिनको मुगलों ने मरवा दिया था, एक थे गुरु अर्जन देव जी और दूसरे थे गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। तो गुरु अर्जन देव जी को मरवा दिया था, तो ये आप लोग थोड़ा याद रखोगे। ये हरमंदिर साहिब बनाने के लिए 500 बीघा जमीन किसने दान दी थी?
चलो अब आप लोग बताओ, जो बच्चा देखता है लेक्चर ना रेगुलर उसको याद हो जाएगा, और आपको पता है कि रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा। बताइए जल्दी जल्दी से। जी, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि 500 बीघा जमीन किसने दान दी थी, अकबर ने दी थी। किसको दी थी, तो गुरु रामदास जी को दान में दी थी। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, वो दोनों पॉइंट आप लोगों को याद हो गए एक से। ठीक है, चलिए गुड। ये देख सकते हो आप लोग, कितना प्यारा है, कितना सुंदर सा है ना। आप लोग जल्दी जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, जल्दी जल्दी से अच्छे से जॉब पर लग जाइए। ठीक है, फिर आप लोगों को सैलरी मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आप लोग आपको अपने परिवार के साथ में आप लोग जा सकते हो घूमने के लिए, और यहाँ भी जाइएगा फिर। कितना प्यारा सा है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है एकदम ध्यान से सारे बच्चों की जो है यहाँ पर मैं एकदम एकदम टाइट बैठ जाओ, एकदम सारे के सारे बच्चे एकदम, और कोई अभी बिल्कुल हिलेगा नहीं इस क्वेश्चन का आंसर किए बिना। ये क्वेश्चन का आंसर करो। मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। हु इज रेफर टू एज सोल। ठीक है, प्राचीन रोमन कथाओं में सोल किसे कहा जाता था। चंद्रमा के देवता को, सूर्य देवता को, युद्ध के देवता को, किसको कहा जाता था सोल। जल्दी सभी बच्चे करेंगे आंसर यहाँ पर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक भी बच्चा यहाँ से हिलेगा नहीं अभी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ना कि ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, जिन भी बच्चों ने, उनको पता होगा कि बहुत सारे डू यू नो और फैक्ट्स मैप्स इस तरीके से दिए हुए हैं आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये डू यू नो, एनसीईआरटी का डू यू नो जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं आप लोगों को आपके कोर्स के अंदर में। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है सोल इन रोमन माइथोलॉजी। ठीक है, पौराणिक रोमन कथाओं के अंदर में सोल जो है वो क्या है। ठीक है, सोल जो है वो सूर्य का देवता है, और सौर शब्द से, ठीक है, वही सोल से ही बना है आप लोगों का, सोल से ही सोलर बना है आपका। सोल से सोल सूर्य देवता है, सन गॉड है, उसी से बना है सूलर, सूर्य जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू सन। ठीक है, सूरज से रिलेटेड। और ये जितनी भी चीजें होती है आप लोगों की, वो सोलर सोलर सिस्टम में जितनी भी है वो सन से रिलेटेड है, सन के आसपास में घूम रही है। ठीक है, तो ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, सोलर शब्द की, क्योंकि सोल सूर्य का देवता है, तो सोलर सिस्टम। ठीक है, सोल का सिस्टम। ठीक है, सोल मतलब कौन, रोमन देवता, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की पूरी डू यू नो, जो जितने भी डू यू नोज है, जितने फैक्ट्स है साइंस में, जो एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, वो केवल और केवल आप लोगों को 99 रुपीज के अंदर में डू यू नो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली सीरीज के अंदर में जो है फ्रेंड्स, छोटा सा सीरीज है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें करवाए जा रहे हैं, और जो बच्चा आज शाम तक 12 बजे तक जो है कोर्स में एनरोल हो जाएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें, और जो रैंक बूस्टर 600 रुपए वाली सीरीज है उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एनरोल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास में अराउंड 10 घंटे का ही समय बचा हुआ है, तो जितने भी बच्चे हैं वो लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मल्टीपल आप लोगों को इस तरीके से चीजें करवाई जाने वाली है। ठीक है, नाउ भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये बताएंगे आप सभी लोग। भारत की भूमि का कितना वर्ग किलोमीटर एरिया है, जिसने बता दिया, ठीक है, मतलब वो करने में सक्षम हो चुका है। 70% लोगों ने आंसर किया है, और उसके ऊपर में मुझे गाना याद आता है कि अगर मैं कहूँ कि आप सभी का आंसर गलत है तो तुम क्या कहोगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूँ तो आप लोगों को बताना है कि ये पूरा जो भारत है इसके अंदर में कितना जो है मिलियन किलोमीटर का हमारा एरिया है। ठीक है, अब देखो हमारे भारत का एरिया कितना है। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32 लाख, ठीक है, 87,267 स्क्वायर किलोमीटर। ये सभी लोग याद करो, पहले ये नंबर लिखो, पहले ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेटा, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, याद कर लिया। अभी देखो मैं अभी आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ इसको, ये स्क्वायर किलोमीटर में है, अभी मिलियन में बताना है आप लोगों ने ना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, अब देखो लाख में है ये। आपको एक चीज पता है, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन।
1 मिलियन। कितने लोगों को पता है ये बात, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। तो 20 लाख का मतलब हो जाएगा 2 मिलियन, ठीक है। 30 लाख का मतलब हो जाएगा 3 मिलियन। इतना प्यार से आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, एक बच्चों की तरह, ठीक है। 3 मिलियन। तो यहां पर में जो 32 लाख है आपके, ठीक है, क्या हम उनको जो है 32 लाख को 3.2 मिलियन लिख सकते हैं? 3.2 मिलियन, 3.2 मिलियन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 3.2 मिलियन, ठीक है। ये 30 लाख था, उसको 3 मिलियन, और ये जो 28,000 जो 2,88,000 है, मतलब 3 लाख के करीब और ज्यादा जो है, ठीक है, उसको हम लोगों ने 2 मिलियन लिख दिया यहाँ पर में, ठीक है। अगर हमें और ज्यादा आगे में एक्सटेंड करना है तो 3.287, ठीक है, मिलियन, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने क्या किया, 32 लाख को 3.2 मिलियन लिख दिया है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 30 लाख का मतलब 3 मिलियन होता है, तो 32 लाख का 3.2 मिलियन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना सिंपल है ना। आगे में इसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन भी आने वाला है आप लोगों का, ध्यान से समझिए आप सभी लोग। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिए इस पॉइंट को, जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, अभी आप लोगों का, अब हर बच्चा आंसर करेगा जल्दी जल्दी से। मैं अतुल कुमार निधि जी, उसका आगे का नहीं पता मेरे को लाइन उसकी उस गाने के आगे की लाइन क्या है फिर। चलिए आ जाइए यहाँ पर में, भारत की भूमि का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जहां हमारे को ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1600 1650 के करीब लाइक्स है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे आप सभी लोग। ओके, चलो, ये आपको करा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द होम रूल लीग एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? बिहार के अंदर में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, जल्दी बताओ। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये आप लोगों को मैंने कोर्स में करवाया हुआ भी है फ्रेंड्स, होम रूल लीग इन बिहार, ठीक है। तो बिहार के अंदर में देखो, होम रूल लीग की स्थापना वैसे तो हुई थी 1916 के अंदर में, ठीक है। तो 1915 तो आप लोगों का एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, और हुई थी दिसंबर में, तो 16 दिसंबर, ठीक है, 1916 के अंदर में पटना बांकीपुर के अंदर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे बता सकते हो क्या आप लोग? मैं आपको दिखाता हूँ वो स्लाइड जिससे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बिहार होम रूल लीग के? बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा इसके उपाध्यक्ष थे, ये दो उपाध्यक्ष थे। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार होम रूल लीग के। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आज अगर आप जुड़ जाते हो, ठीक है, 12 बजे तक, तो आप लोगों को फ्रेंड्स 600 रुपए का जो स्कोर रैंक बूस्टर सीरीज जो है आप लोगों की, जो 1 सितंबर से लेकर आप लोगों की चलेंगी फ्रेंड्स 20 सितंबर तक, एक्सटेंसिवली आपकी रैंक को बूस्ट करवाने की कोशिश की जाएंगी, ठीक है, आपको पढ़ाकर। और उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो बच्चा आज तक आज ले लेता है, उसके साथ ही साथ उसको जो है जो एनसीईआरटी की, हमारी एनसीईआरटी डू यू नो की सीरीज जो है 99 रुपीज का कोर्स, वो भी मिल जाएगा, 600 का वो मिल जाएगा। ई बुक्स वाली जो सीरीज है वो सारी की सारी उसके अंदर में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए बताइए। जो अभी मैंने आपको डू यू नो सीरीज करवाया था ना, डू यू नो क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने फ्रेंड्स, सभी लोगों ने यहाँ पर में आंसर्स जो है वो लगा दिए हैं।
बहुत बढ़िया। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, एक बार कमेंट के अंदर में लिख भी दे कि क्या क्यों सही है। देखिए रोमन माइथोलॉजी के अनुसार, पहली बात तो रोमन माइथोलॉजी है, सोल का मतलब होता है, ठीक है, सन गॉड, और उसी से सोलर शब्द बना है, ठीक है। और द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, सन की फैमिली को सोलर सिस्टम बोलते हैं। सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द से कई शब्द भी निकलते हैं, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो दोनों के दोनों सही है आपके, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर में सही है। तो आपने देखिए इतना बड़ा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कर दिया है उस क्वेश्चन की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, विश्व की छत किसको कहा जाता है? बता दीजिए जल्दी से, विश्व की छत किसको कहते हैं? विश्व की छत किसको कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, विश्व की छत किसको कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है आप लोगों का, इनमें से देखिए मैंने आपको बताया था कि दो आप लोगों को जो है वो प्रेफरेंस देने हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रेफरेंस देना है तिब्बत के पठार को, तिब्बत का पठार जो है आप लोगों को, उसको पहला प्रेफरेंस आप लोगों को देना है, ठीक है। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, दूसरा प्रेफरेंस जो आप लोगों को देना है वो देना है पामीर का, पामीर की गांठ या पामीर प्लेट्यू जो है, पामीर की गांठ या पामीर का पठार जिसको कहा जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पामीर का पठार दिया है ना, तिब्बत का पठार नहीं दिया, लेकिन पामीर का पठार या पामीर की गांठ, पामीर नॉट तो दिया हुआ है, तो पामीर की नॉट को लगाएंगे। तो ध्यान से समझिए आप सभी लोग, ठीक है। पहला प्रेफरेंस देंगे आप ये तिब्बत के पठार को, ठीक है। पहला प्रेफरेंस, अगर दोनों रहे तो पहला प्रेफरेंस रहेगा तिब्बत का पठार। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर में पामीर नॉट, ठीक है। पामीर का पठार या पामीर की गांठ दोनों तरीके से लिखकर आता है यहाँ पर में, और ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ मैंने। तो पामीर की गांठ जो है वो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर में लिख सकते थे, ठीक है। चलिए, तो पामीर की गांठ यहाँ पर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर में देखिए ये है पामीर की गांठ और ये है तिब्बत का पठार। ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए पारितंत्र, व्हाट इज इकोसिस्टम? पारितंत्र क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि ये भी एनसीईआरटी का जो आप लोगों का डू यू नो सीरीज है आप लोगों की, उसके अंदर में कवर होगा। उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, शब्दावली करके एक आप लोगों को दिया है, ग्लोसरी, ठीक है। तो ग्लोसरी के अंदर में दिया हुआ है कि पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो जीव हो, पेड़ पौधे जीव, ठीक है, जो आपके सारे के सारे जीवधारी, पेड़ पौधों को भी इसी में गिना है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, तथा एक दूसरे के साथ में भी निर्भर होते हैं, तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ में भी क्रिया करते हैं। मतलब अपने पर्यावरण पे भी निर्भर रहते हैं और एक दूसरे पे भी निर्भर रहते हैं, ठीक है। और वो अपनी ऊर्जा का और जो पदार्थ है उसका आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, सब एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो इकोसिस्टम, पारितंत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से इसमें से आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक और बात आप लोगों को याद रखना है कि पारितंत्र या इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, तो वो टेंसले ने दी थी, ठीक है, टेंसले। अगर कभी अगर आप लोगों से पूछ ले कि किसने दी थी, तो टेंसले, ठीक है, टेंसले ने इसकी डेफिनेशन दी थी इकोसिस्टम की सबसे पहले 1935 के अंदर में। ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों को दिया हुआ है इकोसिस्टम। और आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। ये मान लीजिए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब ये पेड़ भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई छोटा सी मछली वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी, ठीक है। वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है ये दोनों, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ठीक है। ये इनका पूरा इन्वायरमेंट, इनका परिवेश जो है पूरा इन्वायरमेंट उनका, ठीक है, ये उनका इन्वायरमेंट। तो ये भी अपनी इन्वायरमेंट के ऊपर में डिपेंडेंट है
और ये भी अपनी इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है। तो मतलब सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होती है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक छोटा सा कहीं पे एक छोटा सा अपन एरिया ले लिए, चाहे एक तालाब ले लेते हैं हम लोग, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया वो आपका एक, उस तालाब के अंदर में सारी मछलियां, ठीक है, पानी उनका जो पर्यावरण हो जाता है, वहां के जो छोटे छोटे से पेड़ पौधे हैं, वहां के बैक्टीरियाज है, वो सब एक दूसरे के ऊपर में निर्भर होते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसको इकोसिस्टम परितंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी डू यू नो फैक्ट सीरीज आप लोग जो है फ्रेंड जुड़ सकते हो उसके साथ में। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, तो अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। तो आप लोग जो है ना फ्रेंड्स इसको समझने की कोशिश कीजिए। वैसे हम लोग इसको भी करेंगे क्योंकि जो छोटे छोटे से मैप्स होते हैं आप लोगों के डू यू नो सीरीज के अंदर में हम उसको भी करेंगे। एक मैप है आप लोगों का, आप लोग देखिए, ये इस डू यू नो सीरीज के अंदर में से मैंने लिया है आप लोगों का, ठीक है। इस मैप को आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंड्स वेनेजुएला, जो जो मैप में दिया हुआ है ना वो हम लोग यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये वेनेजुएला है आप लोगों का, ठीक है। ये है आपका चिली, मैप में दिया, वो ऑप्शन में दिया हुआ है। ये अर्जेंटीना है, ठीक है। और ये जो हरे कलर में आप लोग देख पा रहे हो वो है आप लोगों का अमेजोन रिवर बेसिन। आप बताइए कि क्या चिली जो है वो अमेजोन रिवर बेसिन के अंदर में आता है, अमेजन नदी घाटी के अंदर में, जहां से अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है? नहीं। क्या अर्जेंटीना में से कोई उसकी सहायक नदी या अमेजन नदी बह रही है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर में ये ऑप्शन तो आप लोगों के एलिमिनेट ही हो गए, अर्जेंटीना एलिमिनेट हो गया और चिली एलिमिनेट हो गया। अब वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वेनेजुएला को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो वेनेजुएला के अंदर में कुछ हिस्सा आता है इसका, ये यहाँ से आप देख सकते हो, अमेजन रिवर बेसिन का कुछ हिस्सा अमेजन रिवर बेसिन का वेनेजुएला में आता है। खुद खुद देख लीजिए आप लोग, और जूम करना है तो और जूम भी हम लोग यहाँ पर में कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये लीजिए, और जूम कर देता हूँ मैं वेनेजुएला के अंदर में, और जूम करना है और जूम कर दिया, लीजिए आप लोग, ठीक है। पूरा फोकस करना है, पूरा फोकस देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये अमेजोन बेसिन, ठीक है, और ये है आपका वेनेजुएला, और आप खुद देख लीजिए इसको, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा जो जूम बचा हुआ होगा वो आप अपने तरफ से भी कर सकते हो, और मोबाइल में सब पिंच आउट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेनेजुएला के अंदर में भी है, ये आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ था डायरेक्टली, आप देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो वेनेजुएला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा है बोला है? अगर नहीं है बोला होता तो मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाता, क्योंकि अर्जेंटीना और चिली नहीं है। अभी यहाँ पर मैं हिस्सा है बोला है, इसीलिए आंसर इसका वेनेजुएला हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों का 8th स्टैंडर्ड की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ठीक है। 1 to 5 के अंदर में पूछा गया था 2023 के मेल में, टीआरई 1 के अंदर में, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे सेशंस, ठीक है, लेकर आए जा सके। नाउ फ्रेंड्स देखिए बिहार टीआरई 2.0 का क्वेश्चन, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी जगह है जहां पर में मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, किस देश में झूम की खेती को मिल्पा कहा जाता है? जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मिल्पा कहाँ पर में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैक्सिको के अंदर में, ठीक है। मैक्सिको, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंदर में, ठीक है। तो मिल्पा बहुत ही फेमस है, ठीक है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का साउथ अमेरिका है, इसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाओगे ना नॉर्थ अमेरिका की तरफ में, वहां पर में आपको मैक्सिको मिलेगा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। तो वहां पर मैं आप लोगों को जो है ये जो झूम की खेती होती है, जहां पर में पेड़ों की कटाई कर दी जाती है फिर दूसरे पेड़ उगते हैं, ठीक है, इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको मिल्पा कहते हैं। हमारे भारत में उसको झूम की खेती, कुमारी, पूनम, बेवार, पेंडा, पोड़ू, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुरुआ, चलो बता दो कुरुआ कौन से राज्य में बोलते हैं कुरुआ? आपको बोला था ना मैंने कि कभी भी पूछूंगा मैं आप लोगों से। पूनम कौन से राज्य में बोलते हैं ये बता दीजिए आप लोग, पूनम, ठीक है, ये बता दीजिए। बेवार कौन से राज्य में बोलते हैं? बेवार, ठीक है, ये बता देंगे आप लोग। पेंडा एंड पोडू ये कहाँ बोलते हैं ये भी बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से कोशिश करिए आप लोग, आपको मैंने बताया हुआ है ये सारा का सारा। वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। कुरुआ जो है ये झारखंड में बोला जाता है, झारखंड के अंदर में, ठीक है।
पूनम जो है ये केरला, पूनम और कुमारी, ठीक है, केरला के अंदर में बोलते हैं, केरला और हिमालय वाले साइड के अंदर में, ठीक है। जो वेस्टर्न सॉरी वेस्टर्न घाट के अंदर में, वेस्टर्न घाट, हिमालय नहीं है, वेस्टर्न घाट जो है आप लोगों को वहां पर में बोला जाता है। ये जो ये हमारा भारत है, मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, उसका नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। बेवार मध्य प्रदेश के अंदर में बोला जाता है। पेंडा और पोडू आंध्र प्रदेश के अंदर में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते थे इसको। नाउ फ्रेंड्स देखिए, अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान का नाम क्या है? अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान का नाम क्या है? अब ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों की डू यू नो सीरीज का ही एक जो है ना भाग है। आप देखिए, डू यू नो सीरीज का, ठीक है। अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान को क्या बोलते हैं आप लोग? पंपास बोलते हो, ठीक है, पुस्तस बोलते हो, प्रेरी बोलते हो, वेल्ड बोलते हो, क्या बोलते हो? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं दिखाऊं आपको, तो डू यू नो के अंदर में यहाँ दिया हुआ है कि ट्रॉपिकल घास के मैदान, या जिसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं, वो है आपके 3 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में। सवाना पूर्वी अफ्रीका के अंदर में, कंपोज ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला के अंदर में, ठीक है, ये हो गया आपका। अब शीतोष्ण जो आपके कटिबंधीय घास के मैदान है, मतलब ट्रॉपिकल घास के मैदान, उनके एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। अर्जेंटीना में पंपास, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर में वेल्ड, ठीक है, आप लोगों का मध्य एशिया के अंदर में स्टेपी, और नीचे में जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में बोला जाता है डाउन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में बोला जाता है डाउन, ठीक है, डाउन। ये यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इसको बोला जाता है डाउन। ओके, तो डाउन। तो ये आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो क्वेश्चंस की मदद से भी याद करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं एक कोशिश करूं यहाँ पर मैं हमारे छुटकू की मदद से एक क्वेश्चन बनाने की, देखते क्या वो बना पाता है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं वो उसको इनफ कंटेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पर मैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक इमेज लगाई हुई है। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा फ्रेंड्स पंपास, ठीक है। प्रेरी जो है वो कहाँ बोला जाता है? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर में। ओके, तो वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, एपिहिलियन और जो है पेरीहिलियन से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आया एग्जाम के अंदर में आप लोगों के, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल जो है उसका जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था टीआरई 3 के अंदर में वो करवाऊंगा। आज मैं आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों की कल तक प्रैक्टिस हो जाए। देखिए यहाँ पर मैं बोला गया, वह कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे एपिहेलियन कहा जाता है? तो सबसे अधिक दूरी पर जब पृथ्वी होती है सूरज से, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? देखिए ये वाला समय, ये वाला समय जब पृथ्वी सबसे दूरी पर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एपिहीलियन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एपिहीलियन। और एपिहीलियन का मतलब होता है आप लोगों का अपसौर, ठीक है, अपसौर। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो पेरीहिलियन है आप लोगों का, ठीक है, एपिहीलियन है, जिसको आप लोग अपसौर कहते हैं, सबसे अधिकतम दूरी होती है, तो ये कौन से तारीख को आती है? तो ये आती है दूरी आप लोगों का 4 जुलाई को, 4 जुलाई। तो 2 क्वेश्चन इसमें बन गए। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिहीलियन। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेरीहीलियन, उपसौर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, जुलाई के महीने में आता है आपका एपिहीलियन, सबसे अधिक दूरी एपिहीलियन। और पेरीहीलियन, पेरीहीलियन को कहा जाता है आप लोगों का हिंदी के अंदर में इसको कहा जाता है फ्रेंड्स उपसौर, उपसौर। इसको कहा जाता है अपसौर, अपसौर, ठीक है, अपसौर, ठीक है। ये चीज है आप लोगों की। ओके, तो आप लोगों का 4 जुलाई को जो है फ्रेंड्स एपिहीलियन होता है। और 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी को होता है आप लोगों का पेरीहीलियन। 3 जनवरी को, मतलब कि पृथ्वी और सूर्य जो है सबसे नजदीक होते हैं पेरीहीलियन के समय में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन पूछते भी है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? एपिहीलियन वाला इस पर बेस्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, 2000 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के। एपिहीलियन 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एपिहीलियन, पेरीहीलियन, ठीक है। तो एपिहीलियन का मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एपिहीलियन का मतलब जब पृथ्वी की कक्षा जब पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर चली जाती है 4 जुलाई को, उसको एपिहीलियन वाला समय कहते हैं, ठीक है। और 3 और 4 जुलाई को, थर्ड और फोर्थ जनवरी के बीच में, ठीक है, ये आता है पेरीहीलियन। वैसे ज्यादातर जगह पे आपको 3 जनवरी जो है फ्रेंड्स मिलेगा, ओके। तो निम्न में से किस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे
कम होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन में ही देख लीजिए आप लोग, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट अभी जो 30 सेकंड पहले बोला है, ठीक है। तो 3 जनवरी, कई बार जब वो जो पिछला वाला अगर मान लीजिए कि वो लीप ईयर रहा, ठीक है, पिछला वाला, तो वो 4 जनवरी हो जाता है, अदरवाइज जनरली वो 3 जनवरी होता है, ठीक है। चलिए, तो 3 जनवरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, आपका सबसे कम दूरी होती है उस दिन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपसौर, ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है उपसौर, उपसौर, ठीक है। एपीहीलियन, ठीक है, सबसे दूर वाली, और पेरीहीलियन सबसे कम वाली। तो इसको क्या कहा जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? ठीक है, इसको कहा जाएगा पेरीहीलियन, ठीक है, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन इसको कहा जाएगा इस कंडीशन को। ओके, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये हो गया आप लोगों का सबसे कम वाला, तो ये पेरीहीलियन हो गया, ये हो गया एपीहीलियन, ठीक है। ये आएगा 3 जनवरी को आप लोगों का सबसे कम दूरी वाला, सबसे अधिक दूरी वाला आएगा 4 जुलाई को, ठीक है। चलो, ये तो हो गई सूरज वाली बात, ठीक है, सूरज की बातें हो गई आप लोगों की। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ सारा का सारा, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसको उपसौर या पेरीहीलियन कहते हैं, ठीक है। 3 जनवरी को होता है, और एपीहीलियन जो है आप लोगों को 4 जुलाई को होता है, जब सब सूरज और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। ये बात आप लोगों की हो गई फ्रेंड्स, इसकी आप लोग आंसर कर देंगे यहाँ पर, मैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की। फिर मैं आपको चंद्रमा की तरफ में लेके चलता हूँ, ठीक है। ऐसा ही चंद्रमा का भी होता है आप लोगों का, ठीक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या है आप लोगों का आंसर आप लोगों ने लगा दिया है। अब एक चीज है पृथ्वी और चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा पृथ्वी और सूरज का था ना, वैसे ही पृथ्वी और चंद्रमा का भी होता है। मान लीजिए पृथ्वी और चंद्रमा जब सबसे करीब होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, और जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे दूर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ दूर वाला पूछा है आप लोगों से, बताइए आंसर क्या होगा? सबसे दूर होते तब क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए फ्रेंड्स, फिर आप लोगों की इसके बाद में साइंस की क्लास भी है। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का पेरिगी, ठीक है, उपभू कहा जाता है उसको, उपभू। देखो ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। सबसे पास में, अगर ये पास है, बहुत ज्यादा पास है चंद्रमा, ठीक है, तो वो आपकी स्थिति बन जाएगी भू समीपक या उपभू की स्थिति बन जाएगी। और अगर मान लीजिए वो दूर है तो अपभू बन जाएगा, ठीक है, अपभू, एपोगी उसको बोला जाएगा। तो मान लीजिए कि आपकी मैडम है, ठीक है, और वो जो है वो अभी मायके से वापस आ गई है, तो बोलना, मतलब उसको, अगर वो, उसने भी दानी सर की क्लास देखी है, उसने भी मेरी क्लास देखी, आप दोनों जो है मिलकर मेरी क्लास देखते थे, ठीक है, अच्छे से। तो उसको बोल देना कि आज जो है वो अपभू वाली, उपभू वाली स्थिति बन गई है, ठीक है, ओके। आज जो है वो उपभू वाली स्थिति बन गई, वो समझ जाएंगे कि चांद पास आ गया है, ओके। फिर जब वो चली गई, ठीक है, मायके, तो बोलना यार आज जो है ना अपभू या एपोगी वाली स्थिति लग रही है मुझे, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे, यार मुझे चांद बोला, देखो दूर चले गया चांद, चांद और सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ गई, ठीक है। या अगर आपको बोलना है तो चले जा यहाँ से, मायके चले जा, थोड़े दिन के लिए शांति मिलेंगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यार एपोगी नहीं आया यार बहुत दिन से यार, पता नहीं क्यों, ठीक है। एपोगी आ जाता तो थोड़ा सा मतलब रिवीजन भी हो जाती, ठीक है। चलिए, तो पेरिगी और एपोगी, ठीक है। उपभू मतलब पास में, अपभू मतलब दूर, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेरिगी मतलब हो जाएगा पास में, ठीक है, और एपोगी मतलब, ठीक है, दूर, अपभू। ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना होता है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं। और मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और टीचिंग परीक्षा की टीम को जो है वो समय क्या, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसके बाद में एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार है। देखो आपकी मैडम का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अब वो पास होंगी तो ज्यादा चमकदार दिखेंगी, मतलब मेकअप के साथ या जो भी जैसा भी है, ठीक है, या दूर होंगी तो ज्यादा, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर मैं,
पास होंगी तो ज्यादा दिखेंगी या दूर? हाँ, अंकिता यादव बोल रहे हैं, ऐसे बोलो कि अपबू हो जा मेरी नजरों से। हाँ ठीक है, और देखो मतलब अगर वो नाराज हो गई तो आप बोल भी सकते हो, देखो चांद भी तो बोला तुझे कि चांद ही तो होता है अपबू। चलिए, तो यहाँ पर में देखिए आप लोग फ्रेंड्स, चमकदार है, तो चमकदार वाली स्थिति कब बनेगी आप लोगों की? जब एपोगी होगा या पेरिगी होगा, ठीक है। तो उपभू जब होगा ना, पेरिगी जब होगा, मतलब चांद हमारी पृथ्वी के पास होगा, तब जाकर ज्यादा चमकदार दिखेगा वो, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, चमकदार ज्यादा चमकदार कब दिखेगा? वो अधिक चमकदार दिख रहा है सामान्य से, तो अपभू उपभू की जो स्थिति है उसके अंदर में, पेरिगी की स्थिति के अंदर में वो ज्यादा चमकदार दिखेगा आपका। ये याद रखना है आप लोगों ने, है ना। पास में है तो ज्यादा चमकदार दिख रहा है, दूर रहेगा तो दिखेगा ही नहीं ना, ऐसा वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के अंदर में आपका 20/7/2024 को पूछा गया प्रश्न। ठीक है, बताइए द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ग्रेटर ड्यूरिंग। इसीलिए बोल रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आप लोग आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हो। ठीक है, और एक सही डिसीजन आप लोगों के सफलता को सुनिश्चित कर सकता है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर। ये सन वाला है आप लोगों का, ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है आप लोग? जब दूरी अधिकतम होती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको उपसौर कहा जाता है, एपीहिलियन कहा जाता है। और ये कंडीशन कब बनती है आप लोगों की? 4 ठीक है, 4 जुलाई को बनती है ये स्थिति, अधिकतम दूरी वाली। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। पेरीहिलियन किसको कहते हैं हम लोग? पेरीहिलियन कहते हैं जब पास हो जाते हैं। ओके, तो ये सबसे ग्रेटर दूरी वाला बोला है आप लोगों से, ये देख रहे हो आप लोग, सबसे जो है यहाँ पर में जो है अधिक दूरी, तो अधिक दूरी जब होंगी यहाँ पर में, तो इसको आप लोग कहोगे आपका एपीहिलियन, जो 4 जुलाई को आता है एपीहिलियन, ग्रेटर दूरी को। तो इस तरीके से टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोगों की सफलता जो है वो सुनिश्चित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर करते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ में, रिवीजन वाले क्वेश्चन की तरफ में। जल्दी से बताइए, लद्दाख रेंज जो है कौन से दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आपको मिलेंगी? जल्दी बताओ। लद्दाख रेंज कौन से दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में पड़ती है? ठीक है, तो लद्दाख रेंज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की पड़ती है आप लोगों की जो अ, झांसकर रेंज है, झांसकर माउंटेन रेंज है आप लोगों की, और ग्रेटर हिमालय, ठीक है, उसके बीच में, मिडल हिमालय के बीच में, शिवालिक के बीच में, किसके बीच में पड़ती है? तो मैप के साथ में हम लोग यहाँ पर में देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर में हो जाती है आप लोगों की झांसकर रेंज, और यहाँ पर में है काराकोरम। तो काराकोरम तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है आप लोगों का, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें काराकोरम दिया हो। ठीक है, तो काराकोरम एक भी ऑप्शन में नहीं दिया था आप लोगों के। ठीक है, तो इसी वजह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि काराकोरम दिया ही नहीं है यहाँ पर में ऑप्शन के अंदर में। आपको पता है कि लद्दाख की जो रेंज है आप लोगों की, वो झांसकर रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में होती है आप लोगों की। ठीक है, चलिए, अच्छा चलो, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूँ। आप लोगों ने जी भर के देख लिया इस इमेज को? ठीक है, ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पंजल पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं आती है? ये बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। 2178 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 22 लाइक दूर है हम लोग 2200 से। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक भी करते रहेंगे सेशन को। फिर आप लोगों को एक एक्टिविटी दूंगा मैं इस क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पंजल पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं? ठीक है, तो एक तो है आप लोगों की झांसकर रेंज, और एक है लद्दाख रेंज। ठीक है, देखिए, ये आप लोगों की, ये हो गई पीर पंजल रेंज। ठीक है, ये पीर पंजल रेंज हो गई, ये हो गई काराकोरम। तो इसके बीच में एक तो हो गई लद्दाख और एक हो गई झांसकर, है ना। तो लद्दाख और झांसकर या लद्दाख, आप कुछ भी बोल दीजिए उसको, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए, अब मैं एक एक्टिविटी दूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, एक्टिविटी डू यू नो वाला।
ओके क्या आप जानते हैं उसमें से जो आपकी सीरीज भी आपको पता है कि आज लास्ट डे, आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं 50% ऑफ भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी टीचिंग परीक्षा के कोर्स आप जो भी लेना चाहते हो फ्लैट 50% ऑफ के साथ में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप टीचिंग परीक्षा के नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर नीचे में एक लिंक ट्री की लिंक दी गई है टू बाय टीचिंग परीक्षा कोर्स, उसके ऊपर में क्लिक करोगे ना तो भी आपको बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर नंबर पे कॉल कर दीजिए या डायरेक्ट टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपका। आपको क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन बनाना है हर किसी ने अभी। ठीक है, इस सेशन के नीचे में, ठीक है, कमेंट के अंदर में एक क्वेश्चन बनाना है आपने। ये जानकारी पढ़िए। ठीक है, और इसके ऊपर में आप लोग बनाओगे एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, और बाकी बच्चे उसका आंसर करेंगे। और एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक भी करते रहा करो ताकि उनको भी मोटिवेशन फील हो और आपको आपके क्वेश्चन का भी आंसर कोई और करेगा। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर मैं इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, और ये एक्टिविटी हम लोग किया करेंगे ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से बन जाए। ठीक है, इसके अलावा जो हमने पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग अपने साथियों से नीचे में पूछ सकते हो ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे। जब जब वो आंसर करेंगे तब तक आप लोगों की रिवीजन होती रहेंगी नोटिफिकेशन के माध्यम से, है ना। तो आप लोग नीचे में कमेंट करके इसका बनाना। अभी जो है साइंस की क्लास है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस डे सेल के ऊपर में, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, ताकि आप लोग सभी लोग जो है बेहतर तैयारी की तरफ में आगे बढ़ सके। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी बच्चे ले लेंगे उन लोगों को जो है फ्रेंड्स रैंक बूस्टर सीरीज और जो ये एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज है वो आप लोगों को इसके अंदर में मिल जाएंगी। ठीक है, और रैंक बूस्टर सीरीज हम 1 सितंबर से लेकर जो है 20 सितंबर के बीच में करने वाले हैं। बड़ी एक सीरीज रहेंगी हमारी जिसके अंदर में हम लोग आपके रैंक के ऊपर में फोकस करेंगे मेनली, कि कैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टॉप रैंक के अंदर में लाया जा सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। साइंस की क्लास है, आप लोग साइंस की क्लास भी देख सकते हो।